हेलो साथियों, आज की वीडियो में बिहार दरोगा का पार्ट 5 वीडियो होने वाला है। पॉलिटी हमने स्टार्ट किए थे, उस पॉलिटी का ये 5वां जो है सो पार्ट होने वाला है। इससे पहले 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखे होंगे, नहीं देखें तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड यहाँ पर किया हुआ, प्लेलिस्ट में आइए, सारे वीडियो को देखिए। यह पॉलिटी का जो क्लास स्टार्ट किए थे वो खास करके बिहार दरोगा के जो भी स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर किसी अन्य प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जैसे कि आप जो है सो मतलब कह सकते हैं कि आप जो अगर बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, एसएससी की तैयारी करने वाले हैं, रेलवे की तैयारी करने वाले हैं, बैंकिंग की तैयारी करने वाले हैं, पुलिस की तैयारी, बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले हैं, किसी भी प्रकार का जो अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं तो आपके लिए यह क्लास जो है सो पूरा फ़ायदेमंद होने वाला है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। हम इसमें नागरिकता चैप्टर को स्टार्ट किए थे। नागरिकता का हमने इस आर्टिकल जो था उस आर्टिकल को हमने कवर कर लिए थे, क्योंकि नागरिकता संबंधी जो कानून था, आर्टिकल था, वो 5 से लेकर के 11 तक था। तो यहाँ तक हमने सारे चीज़ें बता दिए थे। आज उसी में कुछ और भी एक्स्ट्रा है जिसको समझने की आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आप लोगों को बता दिए थे कि नागरिकता जो है वो भाग संख्या 2 में दिया गया है, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक है। यहाँ पे नागरिकता यानी कि भारत में कैसे नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, इस बारे में हम एक वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पार्ट 4 उस वीडियो में हम किए हुए हैं, ठीक है ना। इसी में हमने बताया था कि हमारे भारत में नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। सबसे पहले इसका संशोधन 1986 ईस्वी में किया गया था। जिसके पास भारत की नागरिकता है वो भारत में पैन कार्ड बना सकता है, आधार कार्ड बना सकता है, वोटर कार्ड बना सकता है। तमाम प्रकार की जो भी सरकारी कामकाज देखते हैं उन सारी चीज़ों का लाभ ले सकते हैं भारत के नागरिक होने के नाते। इन चीज़ों को हमने बता दिए। तो इसका आर्टिकल 5 में हमने बताया था कि संविधान के प्रारंभ में जितने भी लोग भारत में थे, निवास कर रहे थे, उन सभी व्यक्तियों को भारत में नागरिकता दी गई थी, बिना किसी नोकझोंक के, यानी कि बिना किसी फॉर्म भरे हुए ही उसको डायरेक्ट नागरिकता दिया गया था। आर्टिकल 6 कहता था कि जो भी पाकिस्तान से भारत आए थे लोग, उन लोगों को भी जो है सो भारत में नागरिकता दी गई थी। बशर्ते उसमें एक रूल नियम ये लागू था कि वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले ही भारत में आ चुका हो। अगर इससे पहले आया हो तो इसको जो है सो किसी भी नोकझोंक के, यानी कि कोई भी फॉर्म अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं था। डायरेक्ट भारत में आए और उसको नागरिकता भारत की मिल जाएगी। लेकिन इस डेट के बाद अगर कोई व्यक्ति आते हैं तो उसको जो है सो परमिट रूल लागू होगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है सो उसको नागरिकता मिलेगा। ये भी बता दिए थे, ठीक है। तो चलिए उसके बाद आर्टिकल नंबर 7 देखते हैं। 7वां आर्टिकल कह रहा था कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी व्यक्ति भारत में रह रहे थे लेकिन आज़ादी के बाद वो पाकिस्तान में जाना जो है सो पसंद किया, तो वैसे व्यक्तियों को भारत में नागरिकता नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 8 कहते हैं, अनुच्छेद 8 कहते हैं कि भारतीय मूल का विदेशी नागरिकों को मांग किए जाने पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी कि वो भारत के नागरिक हो पहले, लेकिन किसी कारणवश वो अब विदेश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है, तो वो भी व्यक्ति पुनः फिर से भारत की नागरिकता लेना चाहेगा तो इस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगा। यह प्रावधान आर्टिकल 8 करती है। हालांकि इसके बारे में हम और भी डिटेल में आपको समझाए हुए हैं पार्ट 4 में, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम तो यहाँ पर एक बैकअप बना रहे हैं ताकि आपको लिंक कर देने के बाद आज की क्लास को प्रारंभ कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसलिए इन आर्टिकलों को रिपीट कर रहे हैं संक्षेप के रूप में। आर्टिकल 9 यानी कि अनुच्छेद 9 कहते हैं कि विदेशी नागरिकता लेने पर भी भारत की नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। अगर आप विदेश गए घूमने के लिए और वहाँ की नागरिकता ले लिए हैं तो आर्टिकल 9 के तहत आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, भारत की, तो समाप्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल 10 कहते हैं कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। यानी कि आपकी भारत में नागरिकता तभी तक बना हुआ रहेगा जब आपसे हमारे देश यानी कि भारत की खतरा नहीं लगे, तब तक बनी रहेगी। और जिस वक्त आपके कारण हमारे देश को यानी कि भारत को खतरा का एहसास हो जाए उस वक्त आपकी भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल 11 कहते हैं कि नागरिकता संबंधी कानून जो है सो संसद बनाती है। संसद के गृह मंत्रालय द्वारा जो है सो इस पर कानून, नागरिकता पर कानून बनाया जाता है।
यहाँ तक की बातें को हमने जो है सो पिछले वीडियो में बता दिए थे, और इसके साथ साथ हमने इसमें आपको ये भी बताए थे कि भारत में नागरिकता लेने की जो विधियाँ हैं वो 5 तरीके से 5 विधियों से आप नागरिकता ले सकते हैं, जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर तय किया गया है कि आप 5 प्रकार से जो है सो भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वो 5 प्रकार कौन कौन सा है? तो पहला है वंश, जन्म, कृषि, किसी क्षेत्र को मिलाने पर, जैसे कि सिक्किम को मिलाया गया था भारत में, तो वहाँ के जितने भी नागरिक थे उन सभी को भारत की नागरिकता दिया गया था। चौथा है पंजीकरण, और पाँचवा है देशीकरण। पंजीकरण में 7 साल रहने के बाद फॉर्म भरिए, उसके बाद आपको जो है सो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और देशीकरण में 11 से 14 वर्ष तक भारत में रहिए और फिर आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 5 प्रकार से जो है सो भारत में नागरिकता आपको मिल सकता है, जो कि इस प्रकार से था। ये भी पार्ट हमने पिछले वीडियो में कवर कर दिए हैं। चलिए आज हम समझते हैं कि भारत में नागरिकता कैसे समाप्त किया जा सकता है, और यहीं से आज की क्लास जो है सो प्रारंभ हो रही है, क्योंकि इससे पहले जितना भी हमने अभी बताए हैं वो सारे के सारे आपको जो है सो एक रिवीजन के तौर पे बताए हैं, जो कि पिछले वीडियो में पिछले क्लास में ही हमने समझाए हुए थे। तो चलिए समझिए इसको। नागरिकता को समाप्त यानी कि लोप होना, आपकी नागरिकता कब समाप्त हो सकती है, इस बातों पर ध्यान रखना है। जैसे पहला कहते हैं कि बिना सूचना का विगत 7 वर्षों से अधिक भारत से बाहर रहना, यानी कि आप भारत सरकार को बिना सूचना दिए भारत से बाहर रह रहे हैं और 7 साल से आपको अधिक हो गया है, आपने कभी फिर से दोबारा अपना भारत वापस नहीं आए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो है सो भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, आपकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि बिना सूचना का विगत 7 वर्ष से अधिक अगर भारत से बाहर रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगा। दूसरा कहते हैं कि बिना सरकार की अनुमति का विदेश सरकार का सेवा के पद को प्राप्त करना, अगर विदेश सरकार के सेवा के पद को आप प्राप्त कर लेते हैं तो भी आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? तो समाप्त हो जाएगा। ध्यान में रखना, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि गलत दस्तावेज के आधार पर नागरिकता को प्राप्त करना, यदि आप भारत में नागरिकता लिए हैं लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो आपका जो है सो गलत दस्तावेज है, तो बाद में जांच करने पर पकड़ाए जाने पर आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के 3 विधियों से जो है सो आपकी नागरिकता समाप्त होती है, 3 विधियों से आपकी नागरिकता समाप्त होती है, और 5 विधियों से आपको नागरिकता मिलता है। नागरिकता मिलने के लिए 5 विधि है और समाप्त करने के लिए कुल कितना विधि है? तो 3 विधि है। इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर आप नागरिक बन चुके हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट आते हैं, टर्म आते हैं, इन टर्म को आपको समझना है, क्योंकि अक्सर आप इस प्रकार की चीज़ों को देखते होंगे। इसी पर जो है एक बार हंगामा भी हुआ था, 2019 की बात है। तो इस चीज़ों को समझिए, जैसे कि एनआरआई कहते हैं। एनआरआई क्या होता है, ओवरसीज नागरिकता क्या होता है ना, सीएए का जो प्रावधान आया था वो क्या होता है, इन तमाम प्रकार के क्वेश्चनों को आपको इसमें सीखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले देखिए, एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडिया। नॉन रेसिडेंट इंडिया मतलब वो व्यक्ति इंडिया के तो है लेकिन वर्तमान समय में वो इंडिया में नहीं रह रहा हो, तो उसे हम एनआरआई कहते हैं। और एनआरआई जो होती है वो भारत से बाहर अगर कोई भी व्यक्ति हो, जैसे हम ही हैं, अगर भारत से बाहर किसी दूसरे देशों में जा कर के 6 महीने से अधिक समय तक रह रहे हैं तो हम जो है सो एनआरआई की गिनती में आ जाएंगे, एनआरआई की गिनती में आ जाएंगे। यह जो नागरिकता होती है एनआरआई, ये समाप्त आपकी नागरिकता को नहीं करता है, बशर्ते कि आप 6 महीना से अधिक, ऐसे मान लेते हैं कोई काम करने के लिए जाते हैं, उसको भी 6 महीने से अधिक तक समय तक रहना पड़ जाता है विदेशों में। कोई पढ़ने के लिए बच्चे गए हैं तो उसको भी जो है सो 6 महीने से अधिक समय तक रहने के लिए पड़ता है, तो उन व्यक्तियों को हम यहाँ पे एनआरआई कहेंगे। एनआरआई जो होती है वो बहुत अच्छा भी माना जाता है भारत के लिए, क्योंकि यही एनआरआई जो है, यही जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, ये कमा के विदेशों से पैसा जो है डायरेक्ट अपने भारत में भेजते हैं, तो यह जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा माना जाता है एनआरआई को। यह कहते हैं कि वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वह भारत का नागरिक है, भारत में है नहीं लेकिन वो भारत के नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा यानी पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो तो उसे एनआरआई कहेंगे। जो हमने अभी समझाए हैं वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एनआरआई का मतलब आप लोगों ने समझ लिए। अब दूसरा पॉइंट आता है ओवरसीज नागरिकता। अब ये ओवरसीज नागरिकता क्या होता है इसको आपको समझना है। इसके बारे में कहना है कि इसे 2005 में लक्ष्मी मल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया था।
इस ओवरसीज नागरिकता को 2005 ईस्वी में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा जोड़ा गया था। इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकते हैं। यानी कि विदेश वाले जो भी नागरिक हैं वो अगर भारत आते हैं घूमने के लिए तो उसको वीज़ा देना पड़ेगा। बिना वीज़ा बनवाए जो है सो भारत में नहीं आ सकते। जिस प्रकार से हम लोग भी यहाँ से अगर अमेरिका जाते हैं, वो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन जाते हैं, जापान जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, कहीं भी जाना हो ना तो हमें उस देश का वीज़ा लेना पड़ता है, तभी जा कर के हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हमारे नागरिक जो हो, ओवरसीज नागरिक जो होते हैं, ये पहले क्या होता है कि भारत के तो नागरिक होते हैं, लेकिन विदेश में जाने के बाद इसको सारी फैसिलिटी विदेश में बहुत अच्छा दिखता है और ये विदेशी नागरिकता जो है सो प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि पहले रहते हैं भारत के नागरिक, लेकिन विदेशों में जाने के बाद ये विदेशी नागरिकता ले लेते हैं। और लेने के बाद यह अगर अमीर व्यक्ति बन चुके हैं, उद्योगपति बन चुके हैं, बिजनेसमैन बन चुके हैं, साइंटिस्ट बन चुके हैं, यानी कि बड़े आदमी बन चुके हैं, तो इन व्यक्तियों को, सिर्फ अमीर व्यक्तियों को ही ओवरसीज नागरिकता दिया जाएगा। और इस ओवरसीज नागरिकता जिसको मिल जाता है वो पुनः भारत अगर आना चाहता है घूमने के लिए तो भारत में उसको वीज़ा का आवश्यकता नहीं है। ये बिना वीज़ा के ही भारत में आ सकते हैं, चारों ओर घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि यह भारत में वोट नहीं डाल सकते, ना ही ये चुनाव लड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब इसी में कहते हैं कि इसे 2005 ईस्वी में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया था। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है। विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत में आ सकते हैं। समझ गए? चलिए उसके बाद अब आगे समझिए इसमें दोहरी नागरिकता क्या कहता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है। नागरिकता से संबंधित जो है सो बिहार दरोगा में भर भर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप इस चीज़ों को अच्छे से बारीकी ढंग से समझिए। बिहार दरोगा के साथ साथ अगर कोई बिहार जो है सो शिक्षक की तैयारी भी करने वाले स्टूडेंट हैं तो जीएस पेपर में जो है सो इसका जो है सो अत्यधिक जो है सो महत्व देखने को मिल गया है, इसलिए आप इस चीज़ों को देख सकते हैं। सभी प्रकार के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे तो समझिएगा। दोहरी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति को कृषि, वानिकी, कृषि भूमि को छोड़कर भारत में कहीं भी निवास एवं निवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा, लेकिन वह संघ या संगठन का निर्माण नहीं कर सकता, मतदान में भी भाग नहीं ले सकता। हमने पहले ही बता दिए थे। तो ओवरसीज नागरिकता जो है वो भारत में आ तो सकता है, ज़मीन भी खरीद सकता है, लेकिन वो इलेक्शन में जो है सो चुनाव नहीं लड़ सकता और ना ही वोट डाल सकता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब अगला कहते हैं कि हमने जैसे कि पहले ही बता दिए हैं कि नागरिकता का पहला अधिनियम जो है वो 1955 ईस्वी में लाया गया था और इसमें संशोधन 1986 ईस्वी में सबसे पहले किया गया था। आगे समझिएगा। इसमें कहते हैं कि नोट करके कि देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। नागरिकता समाप्त करने का कुल 3 विधियां था जो कि हमने ऑलरेडी आपको जो है सो ऊपर बता दिए हैं। यहाँ पर फिर से एक नोट करके बताते हुए कह रहे हैं कि अगर आप भारत में रह रहे हैं और आप पागल हो चुके हैं, नागरिक तो थे लेकिन आप पागल हो चुके हैं या किसी दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ चुके हैं, तो इस परिस्थिति में गृह मंत्रालय द्वारा आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। अब आगे समझिए वीज़ा क्या होता है। तो वीज़ा मतलब समझना है, वीज़ा और पासपोर्ट जो आप लोग जानते हैं, जब कभी भी हम लोग हवाई यात्रा करते हैं तो उस वक्त हमें पासपोर्ट, वीज़ा, पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। वीज़ा खास करके तब लगता है जब हम किसी दूसरे देशों में जाते हैं और पासपोर्ट तब लगता है जब हम अपने देश के एयरपोर्ट को पास करके किसी दूसरे देश में जाते हैं। जैसे मान लेते हैं यह भारत है, यह क्या है, भारत है, और इधर जो है सो अमेरिका है, इधर अमेरिका है, ठीक है ना। तो एक तरफ भारत है और एक तरफ क्या है तो अमेरिका है। अगर हम मान लेते हैं अमेरिका, भारत से अमेरिका जाना चाहते हैं तो अपने देश को छोड़ने के लिए आपको जो है सो पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। आपको किसकी आवश्यकता होगी? पासपोर्ट। यानी कि पोर्ट मतलब बंदरगाह, पास मतलब पास करना। तो आप अपने देश के बंदरगाह को पास करने के लिए अपने देश के सरकार से ही जो परमिशन लेते हैं, एक प्रमाण पत्र लेते हैं कि हम अपने देश से बाहर जा रहे हैं, तो सरकार जो दस्तावेज देती है आपको, उस दस्तावेज को ही पासपोर्ट कहा जाता है। और ठीक इसके उल्टा जब आप अमेरिका अगर जा रहे हैं तो अमेरिका के देश वालों ने आपको अमेरिका में एंट्री लेने के लिए भी परमिशन देगा कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं,
नो डाउट है। तो इसके लिए एक परमिशन देगा, इस परमिशन पत्र को ही हम लोग वीज़ा कहेंगे। इस परमिशन पत्र को ही हम लोग क्या कहेंगे? वीज़ा कहेंगे। तो समझ गए, अपने देश को छोड़ के जाने में पासपोर्ट लगेगा, किसी दूसरे देश में एंट्री मारना है तो वो देश हमें वीज़ा देगा, तभी जा कर के एंट्री लेने का दिया जाएगा। तो इस चीज़ों को समझ लेना, पासपोर्ट एवं वीज़ा। वही कहते हैं कि किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारा संबंध अच्छा है, जैसे कि नेपाल हो गया, जैसे कि हम कह सकते हैं भूटान हो गया। तो इन देशों के साथ हमारा संबंध अच्छा बना हुआ है, जहाँ पे हम बिना वीज़ा के भी जा सकते हैं। पासपोर्ट कहते हैं कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से ही अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। तो वीज़ा पासपोर्ट भी आप लोगों ने समझ लिए। अब चलिए उसके बाद कुछ मेन फैक्ट और भी है, इस फैक्ट को समझिए। आगे कहते हैं आपको, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि माँ एवं पिता दोनों में से कोई एक भी भारतीय नागरिक हो तो उन बच्चों को भारत की नागरिकता दिया जाएगी। यानी कि अगर माँ या फिर बाप दोनों में से कोई एक व्यक्ति भारत की नागरिक हो तो उनसे उत्पन्न जो संतान होगा उसे भी जो है सो भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। यह अधिनियम 1992 के तहत बताया जा रहा है। अब अगला आ जाता है मेन फैक्ट कि CAA क्या होता है, जिसको फुल फॉर्म कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये 2019 का है। तो अब ये होता क्या है, इसके बारे में आपको समझना है। कहते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ईस्वी में जो है सो नागरिकता संशोधन किया गया था, और उसी के तहत जो है सो कुछ मेन फैक्ट दिया गया था सरकार के द्वारा, क्योंकि उस वक्त चुनाव का मुद्दा भी था, और उसी मुद्दा में जो है सो ऐसी जो है सो कानून लाया गया था। अब ये है क्या, इसके बारे में समझिए आप लोग। कहते हैं कि यह भारत का संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक, यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बातें ये बताना है कि यहाँ पर जो है सो 1955 के नागरिकता अधिनियम में ही संशोधन किया गया था, और कहा गया था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी व्यक्ति भारत में आ गए हैं, जो भी व्यक्ति भारत में आए हैं, उन सभी को नागरिकता दे दिया जाएगा फ्री में, बशर्ते कि वो किन देशों का नागरिक हो, तो ये हो पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का एवं बांग्लादेश का। और साथ ही साथ इसमें ये भी कह रहे हैं कि जो भी शरणार्थी भारत में आए हैं वो अल्पसंख्यक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ये अल्पसंख्यक होना चाहिए, अल्पसंख्यक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो ये धार्मिक रूप से प्रताड़ित किए जा गए हों। प्रताड़ित मतलब धर्म के नाम पर इनके साथ जो है सो भेदभाव किया जा रहा हो, तो वैसे व्यक्तियों को भारत में नागरिकता दिया जाएगा। और किन किन देशों से? तो मात्र 3 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 देशों से जो भी अल्पसंख्यक जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, जो आए हैं भारत, उसको जो है सो नागरिकता दिया जाएगा, बशर्ते कि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुका हो। अब यहाँ पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, तो धर्म में कौन से धर्म होंगे जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं? तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, फारसी और ईसाई। यानी कि धर्म में 6 धर्म है, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, फारसी और ईसाई। तो 6 धर्म है जो कि 3 देशों से आए हैं, इनको भारत में नागरिकता दिया जाएगा। ये संसद द्वारा पारित किया गया था इस कानूनों को, ठीक है ना। फिर आगे कहते हैं कि भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 साल तक ही पहले भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। यानी कि पहले क्या था कि यह 11 साल तक अगर भारत में रहते हैं तब आपको जो है सो नागरिकता मिलेगा, लेकिन इसमें भी बदलाव करके केवल कह रहे हैं कि आप 5 साल तक ही रहते हैं तो आपको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। मतलब 2014 में आप आए हैं तो 2019 में ये विधेयक लाया गया है, तो आप 2019 में इसके हकदार हो जाएंगे और आपको नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद फिर आगे कहते हैं इसी में कि पाकिस्तान के 7 शरणार्थी को भारत की नागरिकता देकर इस अधिनियम
को लागू किया गया था। पाकिस्तान के ही वो 7 शरणार्थी थे जिनको भारत की नागरिकता दिया गया था और इसी के तहत जो है सो इस विधेयक को लागू किया गया था भारत में। तो CAA का मतलब एक ही बात समझ में आया है, ये कि उस वक्त चुनाव का मुद्दा था और भारत में नागरिकता देने की जो प्रावधान 11 साल में जो रजिस्ट्रेशन करके देना था, इसमें बदलाव करके मात्र 5 साल तक अगर भारत में रह रहे हैं तो आपको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। कानून इसमें एक चीज़ और प्रावधान लगाया गया था कि अगर आप भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हैं और धार्मिक रूप से आप प्रताड़ित किए गए हों, अल्पसंख्यक हो आप, और साथ ही साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान 3 देशों से आए हुए हैं। और इसमें एक और फैक्ट दिया गया है कि 6 धर्म का जो है सो यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया, सिख, जैन, फारसी और ईसाई। इन 6 धर्मों के व्यक्ति को ही भारत में नागरिकता दिया जाएगा और पाकिस्तान के 7 शरणार्थी को भारत में नागरिकता दे करके इस अधिनियम को लागू किया गया था। ध्यान में रखना है इन चीज़ों को। चलिए, आप लोगों ने इसको समझ लिया अच्छे से CAA को। अब उसके बाद हम समझते हैं NRC क्या होता है। NRC के बारे में बताना है इसमें कि NRC मतलब होता है नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन। ये क्या कहते हैं इसके बारे में समझिए। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पर्ची है। निर्मित एक क्या है तो पंजी है या पर्ची है जिनके उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक यानी कि वैध निवासी हैं, जो असम क्षेत्र के ही वैध निवासी हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। NRC जो देखते हैं ये असम के नागरिक के लिए ही बनाई गई थी। उस वक्त जो है सो म्यांमार से जो रोहिंग्या आते हैं उनके लिए जो है सो ये विशेष रूप से बनाया गया था। अब फिर आगे कहते हैं कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहाँ से भागकर भारत चल आए थे। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं हैं बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित हैं। धार्मिक रूप से प्रताड़ित नहीं है लेकिन अपने ही देश के लोगों द्वारा ये क्या है तो प्रताड़ित हैं। तो इन लोगों को भी जो है सो भारत में नागरिकता दिया गया था, जो कि NRC के तहत इसको एक अलग फाइल में रजिस्टर करके रखा गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप NRC लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें NRC के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 2019 ईस्वी में जो है सो कहा था NRC लाने के लिए, और 24 मार्च 1971 से पहले जो भी व्यक्ति भारत में आ गए हैं उनको भारत की नागरिकता NRC के तहत दे दिया जाएगा। फिर आगे समझिए इस NRC के बारे में और भी फैक्ट है। इसमें कहता है कि संसद ने इस पर 2015 में NRC का रजिस्ट्रेशन बनने लगा था और NRC में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर के कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक का होना आवश्यक था। यानी कि भारत में नागरिकता अगर आप NRC के तहत ले रहे हैं तो आपको कुल 30 डॉक्यूमेंट आपको वैलिड बताया गया था, जिसमें कोई एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपको भारत में नागरिकता उस डॉक्यूमेंट के आधार पर दे दिया जाएगा। अगर किसी के पास एक भी ना हो उस परिस्थिति में भी इन्होंने जो है सो सलाह दी है कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि आप 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आप साबित नहीं कर पाए तो आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि आप सुप्रीम कोर्ट में भी साबित नहीं कर पाए तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिटेक्शन सेंटर में भेज दिया जाएगा। आपको जो है सो डिटेक्शन सेंटर में भेज दिया जाएगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना था। अब समझिए इसमें क्या कहना चाह रहा है कि 30 डॉक्यूमेंट जो आपको बताया गया है, इस 30 डॉक्यूमेंट में से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपको भारत में नागरिकता दे दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को मान लेते हैं 30 में एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो आपको 4-4 महीना करके समय दिया जाएगा कि 4 महीना का आपका समय देते हैं। आप किसी भी प्रकार से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका वैलिड जो हो वो आप दिखाइए, उस आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा। फिर अगर नहीं दिखाए तो आपको जो है सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जो है सो सलाह दिया जाता है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, वहाँ पर अपने आपको साबित कीजिए कि हम भारत में रह रहे हैं और भारत की नागरिकता हम लेना चाहते हैं। वहाँ पर भी अगर साबित नहीं कर पाए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाइए, वहाँ पर भी साबित नहीं कर पाएंगे तब जाकर आपको डिटेक्शन सेंटर में भेज दिया जाएगा। इससे पहले अगर आप साबित कर देते हैं तो आपको जो है सो भारत की नागरिकता दिया जाएगा।
समझ गए ना ये एनआरसी क्या होता है। अब उसके बाद देखिए अगला फैक्ट क्या कहते हैं, एनपीआर के बारे में कहते हैं। एनपीआर के मतलब समझिए, ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर मतलब होता है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। इसके बारे में समझिए, कहते हैं कि एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। आपके परिवार में कितना है, आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर एनआरपी बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनआरपी के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिल जाएगा। तो एनआरपी मतलब पूरे देश भर में एक रजिस्टर बनेगा जो कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होगा, और इसमें आपका सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा कि आप अपने परिवार में कितने सदस्य हैं। तमाम प्रकार के क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत से वीडियो हमने जो है सो इसको बनाए हैं, आपको क्लास प्रोवाइड किए हैं। नागरिकता जो है सो आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद का जो टॉपिक आएगा वो मूल अधिकार का आएगा, जो कि अपने आप में बहुत ही एकदम ज़बरदस्त टॉपिक माना जाता है। और मूल अधिकार से क्वेश्चन जो है सो आपको हर एग्ज़ाम में, आप जिस किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको समझ लेना है कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मूल अधिकार से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये 100% श्योर मिलेगा। तो अगला क्लास हमारा मूल अधिकार पे होने वाला है। कोई भी बच्चे मिस ना करेंगे, सभी बच्चे इस क्लास को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। जो भी डाउट होता है आप कमेंट करके हमसे पूछिए, उस डाउट को हम सोल्यूशन करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक भी कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।